नमस्कार बच्चों, मैं निर्मल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 में इतिहास विषय का अध्याय 6, जिसका नाम है देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। आज हम इसके भाग 2 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है स्थानीय पाठशाला और विलियम एडम की रिपोर्ट। चलिए तो शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण भाग। देखिए, इस पूरे अध्याय में हम देशी जनता को किस प्रकार शिक्षित किया गया, उन्हें सभ्य बनाया गया, इन सब की बातें करेंगे। साथ ही स्थानीय पाठशालाओं की दशा के बारे में जानेंगे और विलियम एडम जो है वे क्या रिपोर्ट देते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ प्यारे बच्चों, हम राष्ट्रीय शिक्षा की जो कार्यसूची है उस पर भी बात करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण भाग। देखिए दोस्तों, आज के इस भाग में हम जानेंगे कि स्थानीय पाठशालाएं कैसी थी। विलियम एडम जो है उसको रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा जाता है, स्थानीय पाठशालाओं का जो है दौरा किया जाए और वहां की कंडीशन क्या है उसके ऊपर। तो हम यहाँ पर जानने वाले हैं कि विलियम एडम जो है वो अपनी रिपोर्ट में क्या क्या लिखता है, किन किन सुधारों की वह मांग करता है। तो देखिए, स्थानीय पाठशाला और विलियम एडम की रिपोर्ट। सबसे पहले थोड़ा सा विलियम एडम के बारे में जानेंगे कि ये जो है ये स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम एडम, ठीक है ना, स्कॉटलैंड के होते हैं, ठीक है ना, धर्म प्रचारक होते हैं, ठीक है। तो ईसाई प्रचारक बोल दीजिए क्योंकि ईसाई धर्म के प्रचारक होते हैं। तो 1830 के दशक में स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम एडम जो है ये भारत आते हैं और यहाँ पर देखिए दोस्तों, बंगाल और बिहार ये जो दौरा करते हैं जिन क्षेत्रों का, वे होते हैं बंगाल और बिहार। यहाँ के स्कूलों का दौरा करते हैं। कंपनी ने उन्हें देशी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा कि जो स्थानीय पाठशालाएं हैं, जो देशी स्कूल हैं, यहाँ पर शिक्षा जो है किस प्रकार दी जाती है, ये जिम्मा कंपनी ने उन्हें सौंपा था। तो देखिए दोस्तों, जाते हैं बंगाल और बिहार के जिलों में। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज्यादा पाठशालाएं हैं। देखिए दोस्तों, यानी कि पाठशालाओं की कोई कमी नहीं थी, पाठशालाएं बहुत सारी थी। इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या 20 लाख से भी ज्यादा थी। और देखिए दोस्तों, टोटल अगर हम स्कूल देखें तो 1 लाख, और पढ़ने वाले बच्चों की संख्या देखें जो कि कम नहीं थी बिल्कुल भी, 20 लाख, है ना, काफी चौंकाने वाली संख्या थी। कुछ पाठशालाएं बरगद की छांव में ही चलती थी, तो कई गांव की किसी दुकान या मंदिर के कोने में चलती थी, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो स्थानीय पाठशालाएं होती थी, जैसे कि हम पुराने समय में देखते हैं, या तो किसी पेड़ के नीचे जो है गुरुजी बैठ जाते थे, सामने बच्चे होते थे, मौखिक रूप से जो है शिक्षा दी जाती थी, या फिर कोई गुरु अपने घर में ही जो है पढ़ा लिया करता था बच्चों को, है ना। महिलाओं को अक्सर जो है घर पे ही जो है दोस्तों पढ़ाया जाता था, ठीक है, उन्हें बाहर नहीं भेजा जाता था। पहले ये भी लगता था कि भाई महिलाओं को अगर बाहर स्कूल में भेजेंगे तो कहीं वो स्कूल वाले उनको किडनैप करके ना ले जाएं, है ना। तो बालिकाओं को जो है घर पे ही शिक्षा दी जाती थी। ऐसी बहुत सारी स्थितियां हमें देखने को मिलती है। और जो शिक्षा होती है वो मौखिक होती थी, है ना। तो मौखिक शिक्षा होती थी, और किसी भी प्रकार से कोई, जैसे अभी हम वर्तमान में देखते हैं कि हमें हमारे फर्स्ट एग्जाम होते हैं, सेकंड एग्जाम होते हैं, थर्ड एग्जाम होते हैं, उसके बाद में दोस्तों फिर हाफ ईयरली होते हैं, फाइनल एग्जाम्स होते हैं, है ना। तो ये उस समय देखने को नहीं मिलता था। ये बस ठीक है, मौखिक शिक्षा हो गई, बच्चों को पढ़ा दिया, बस इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली देखने को मिलती थी। फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद में पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी। अब देखिए दोस्तों, जैसे फसलों की कटाई का समय आ चुका है, तो सारे जो लोग हैं वे फसल कटाई में लग जाते थे, ठीक है। बच्चे भी जो है गाँव में खेतों में फसल कटाई में लग जाते थे। तो ऐसे समय में जो है पाठशालाएं बंद हो जाती थी कि चलो ठीक है, अभी फसल कटाई का समय है। और कटाई और अनाज निकल पूरी तरीके से जो निकल जाते थे, अनाज निकल जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी कि चलो भाई, अब जो है फसल वगैरह काट ली है, खेत वगैरह साफ कर लिए हैं, अब वापिस आ जाओ पढ़ने के लिए। तो देखिए दोस्तों, कोई नियम नहीं थे, ठीक है। जब मन में आया तब जो है स्कूल चले गए, जब मन में आया तब वापिस आ गए। कोई एग्जाम की कोई रणनीति नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इस प्रकार से जो स्कूल चलते थे अकॉर्डिंग टू विलियम एडम की रिपोर्ट। नई दिनचर्या, नए नियम। तो दोस्तों, इस प्रकार देखा गया कि इस हिसाब से तो काम नहीं चलेगा। यानी कि जिस प्रकार बच्चों की पढ़ाई करवाई जा रही है स्थानीय पाठशालाओं में, कुछ भी पढ़ा दिया जा रहा है, ठीक है ना, और कभी भी बच्चे जो है छुट्टी कर लिया करते थे। तो इस प्रकार जो है काम नहीं चलेगा, इसलिए नए नियम बनाने पड़ेंगे और नई दिनचर्या शुरू करनी पड़ेगी। अब इसके तहत क्या किया जाता है, देखिए, कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था। 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया, ठीक है ना। 1854 में हम देखते हैं दोस्तों, वुड का नीति पत्र भी आता है, वुड डिस्पैच, उसमें भी जो है दोस्तों शिक्षा को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाने की बात की जाती है। कंपनी एक नई दिनचर्या
और नए नियमों के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी, क्योंकि पहले जो पाठशालाएं थी वो व्यवस्थित नहीं थी, अव्यवस्थित थी। कंपनी चाहती थी पाठशालाओं को और ज्यादा व्यवस्थित करना। सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। ठीक है, जो पंडित होते हैं उन पंडितों को सरकारी नौकरी पर रखा। इन पंडितों का काम क्या होता था? इनका काम होता था कि पाठशालाओं का दौरा करना और वहां अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना। कि जाइए पाठशालाओं के दौरे कीजिए, वहां पर जो अध्यापन हो रहा है उनकी स्थिति में सुधार कीजिए। ठीक है ना? तो ये काम होता था किनका? पंडितों का काम होता था, याद रखिएगा। अब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा। पहले जो है अध्यापन कैसे होता था? पहले जो है अध्यापन वो मौखिक होता था, लेकिन अब जो अध्यापन हो रहा है प्यारे बच्चों वो पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होने लगा। इसी के साथ में विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। पहले परीक्षाएं नहीं होती थी बच्चों की, ठीक है, अभी जो है वार्षिक परीक्षा, क्योंकि दोस्तों मूल्यांकन तो तभी होगा ना कि हमने पूरे साल भर में क्या पढ़ा है, उसी के बाद ही दोस्तों फिर दूसरी क्लास में उसका जो है एडमिशन होगा, पहली से दूसरी, तीसरी, चौथी। तो यहाँ पर दोस्तों वार्षिक परीक्षाएं जो है इनकी रूपरेखा भी रखी गई, नई दिनचर्या थी। नई व्यवस्था के अनुसार यहां पर अगर हम बात करें तो नई व्यवस्था के अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई फसल कटाई का टाइम आ गया तो बच्चे छुट्टी मार रहे हैं, फसल जब काट ली गई तो फिर बच्चे स्कूल में आ रहे हैं। तो ये चीज जो है ये इस नई दिनचर्या में, नए नियमों में शामिल नहीं थी। नतीजा यह हुआ कि गरीब किसानों के बच्चे पाठशालाओं में पढ़ना लिखना ही नहीं चाहते थे। ऐसा क्यों? अब देखिए दोस्तों, किसान है, किसान के लिए उसका त्योहार क्या होता है भाई? जब फसल कटाई का समय आता है तो उसको बड़ा एंजॉय करता है कि चलो ठीक है, अनाज अच्छा हो चुका है, अब आराम से जो है फसल कटाई करेंगे, हमें बढ़िया अनाज मिलेगा, थोड़ा बहुत अनाज जो है वो बेच देंगे, थोड़ा बहुत आमदनी हो जाएगी। तो किसानों के लिए तो जो त्योहार का दिन होता है वो फसल कटाई वाला दिन होता है, और इसी दिन जो है सारे किसान ये सब खेतों में लग जाते हैं। ठीक है, और इसी समय जो है जो पुरानी स्थानीय पाठशालाएं हुआ करती थी उनमें छुट्टियां कर दी जाती थी। लेकिन अब जो है नई दिनचर्या, नए नियम बने हैं जिसके तहत जो है छुट्टियां नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है, एकदम सख्त तरीके से जो है नियमों को फॉलो करवाया जा रहा है। तो ऐसे में कंडीशन क्या होती है कि जो गरीब किसान के बच्चे होते हैं वो पाठशालाओं में अब जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि पहले वाली जो दिनचर्या थी और अभी वाली जो दिनचर्या है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। पहले कोई चीज व्यवस्थित नहीं थी, अब जो नई दिनचर्या, नए नियम बने उसमें जो है सारी चीजें व्यवस्थित की गई, और यहाँ पर बच्चों की वार्षिक परीक्षाओं का भी जो है ध्यान रखा गया। तो इस वजह से गरीब किसानों के बच्चे जो है पढ़ना ही नहीं चाह रहे थे। चलिए दोस्तों, तो यह जो पाठ है ये बहुत ही छोटा सा पाठ था। हम देखते हैं कि हमने इस पाठ में क्या सीखा है। तो देखिए, स्थानीय पाठशालाओं की दशा। देखिए, वैसे आप बुक में देखेंगे तो बहुत सारी बातें जो है वो स्थानीय पाठशालाओं के बारे में कही गई है। जैसे कि यहाँ पर जो है नियमित रूप से अध्ययन नहीं होता था। ठीक है, यहाँ पर जो है कहीं पर भी, जैसे मैंने आपको बताया, कहीं पर भी जो है चाहे वो बरगद का पेड़ हो, चाहे वो कोई खाली दुकान हो, वहीं पर जो है बच्चों को पढ़ाने का काम किया जाता था। ठीक है, और बच्चे जो है वो नियमित रूप से स्कूल भी नहीं आते थे। ठीक है, फसल कटाई के समय में नहीं आते थे। ये सारी बातें स्थानीय पाठशालाओं में हमने देखने को मिलती है। हाँ, लेकिन दोस्तों स्थानीय पाठशालाओं में संख्या बहुत ज्यादा थी, 1 लाख के आसपास स्कूल थे और 20 लाख तक बच्चों की वहां पर संख्या थी। तो ये जो चीज है ये बड़ी गौर करने लायक है। इसी के साथ में विलियम एडम के सुझाव। तो विलियम एडम ने नई दिनचर्या, नए नियम बनाने के लिए बात की कि बच्चों को जो है सख्त रूप से जो है स्कूल रेगुलर आने के लिए जो है प्रेरित किया जाए। बच्चों को रेगुलर स्कूल आना है, उनके जो है वार्षिक रूप से उनके टेस्ट होने जरूरी है। इसी के साथ में जो बच्चे हैं उनको जो छुट्टी नहीं मिलेगी बिल्कुल फसल कटाई के समय में। तो ये नियम जो है बनाए गए थे। चलिए, तो अब मूल्यांकन करते हैं, देखते हैं हमने इस पाठ में क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है। आइए मूल्यांकन करते हैं। देखिए, विलियम एडम कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड, स्पेन, फ्रांस या फिर भारत? तो देखिए, विलियम एडम जो है वो स्कॉटलैंड के निवासी थे, याद रखिएगा। फिर देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम एडम ने भारत के किन जिलों का दौरा किया? तो देखिए, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब, बंगाल और बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया जाता है। ठीक है, विलियम एडम के द्वारा, यहाँ के स्कूलों की दशा को जानने के लिए, यहाँ की स्कूलों की दशा के बारे में लिखने के लिए, ताकि फिर बाद में जो है यहाँ के स्कूलों की जो दशा है उसे व्यवस्थित रूप से जो है लागू किया जाए, व्यवस्थित किया जाए। कंपनी ने कब देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया? 1854 के बाद, 1860 के बाद, 1870 के बाद या 1880 के बाद? तो देखिए दोस्तों, 1854 के बाद। हम देखते हैं 1854 में ही वुड का नीति पत्र आता है, वुड डिस्पैच हम जिसको बोलते हैं, और इसी के पश्चात जो है कंपनी शिक्षा को महत्व देने लगती है और शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास भी करती है। फिर देखिए, 1830 के दशक में स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम एडम भारत आए थे। ये बात सत्य है या असत्य है? तो बात ये बिल्कुल सत्य है। विलियम एडम भारत आते हैं, भारत के अंदर शिक्षा व्यवस्था का जो जानकारी लेने के लिए बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा भी करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थान हमें भरना है। नई व्यवस्था का नतीजा यह हुआ कि डैश 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 पाठशालाओं में पढ़ना लिखना ही नहीं चाहते थे। तो जो गरीब किसान है, गरीब किसान के बच्चे, गरीब किसान के बच्चे, याद रखिएगा, गरीब किसान के बच्चे जो है ये पाठशालाओं में पढ़ना ही नहीं चाहते थे, है ना, पढ़ना लिखना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि फसल कटाई के समय इनको छुट्टी नहीं मिलती थी, पहले मिल जाती थी। अभी जो है सख्त रूप से अनुशासन में रहना पड़ता था बच्चों को, रेगुलर स्कूल आना पड़ेगा, नियमित रूप से स्कूल आएंगे और वार्षिक परीक्षाएं भी देंगे। ऐसी स्थिति में जो नए बच्चे हैं या फिर हम कह सकते हैं गरीब किसानों के बच्चे हैं, ये पढ़ने के लिए नहीं आना चाहते थे। तो बच्चों, ये भाग यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ ये भाग आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।